गुड मॉर्निंग। आपको जो पिछला वीडियो दिया गया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि गॉस का थ्योरम पढ़ाया गया, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए गए, कुछ पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट बताए गए जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कंपटीशन परीक्षा में भी इम्पोर्टेंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों को आज सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। सतत आवेश वितरण होता क्या चीज़ है? यदि आवेश एक समान रूप से इस प्रकार फैल जाए, यदि आवेश एक समान रूप से इस प्रकार फैल जाए कि आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल समान हो, कि आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल समान हो, तब इस प्रकार के वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे कि आपको मान लो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इसमें आवेश यहाँ 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 सब जगह पे है। अब ये आवेश जो है इनके बीच की दूरी हर जगह समान हो, इधर से भी, इधर से भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो चारों तरफ से दूरी क्या हो? समान हो। इस प्रकार फैल जाए कि हर तरफ से रूप से क्या हो, इनके बीच की जो फैलाव है वो क्या समान हो, तो आवेशों के बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्योंकि आवेश सब कैसे हैं? एक ही प्रकृति के हैं, धनात्मक प्रकृति के हैं या फिर ऋणात्मक प्रकृति के हैं, इसलिए उनके बीच लगेगा कैसा? प्रतिकर्षण बल केवल लगेगा। प्रतिकर्षण बल समान हो तो इस प्रकार के वितरण को कहा जाता है सतत आवेश वितरण। तो इस प्रकार के वितरण को कहते हैं क्या चीज? सतत आवेश वितरण। आकृति के अनुसार आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। आकृति के अनुसार आवेश वितरण आपका कितना होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है रेखीय आवेश वितरण, जिसे हम 1D कहते हैं। क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण, जिसे हम क्या कहते हैं? 1D कहते हैं। यदि आवेश एक रेखा के अंदिश, यदि आवेश एक रेखा के अंदिश एक समान रूप से वितरित हो, एक रेखा के अंदिश एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे आपका देखिए, ये आपका हो जाएगा रेखीय आवेश वितरण के लिए, जैसे ये आपकी रेखा है, इस पे कोई आवेश समान रूप से इसे वितरित हो, तो ये सतत आवेश रेखीय वितरण कहलाएगा। या इस प्रकार से वितरित हो तो इस प्रकार का है, तो ये भी आपका क्या? सतत रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। इसे कहा है सतत रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, या 1D कहा जाता है। 1D मतलब आप समझ रहे हैं? 1D मतलब जैसे आपका अक्ष होता है, x अक्ष होता है, y अक्ष होता है, z अक्ष होता है, 3 अक्ष होते हैं। यदि कोई फिगर, कोई चित्र केवल हमें एक इन तीनों में से कोई किसी एक अक्ष पे दिखे, केवल y अक्ष पे दिखे, या केवल x अक्ष पे दिखे, या कोई z अक्ष पे केवल दिखे, तो इस प्रकार के वितरण को कहा जाता है सतत आवेश वितरण, या उसे 1 डायमेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 डायमेंशन कहा जाता है, या 1D कहा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसको। अब सतत आवेश वितरण, इसी में आपका होता है रेखीय आवेश घनत्व। अब वितरण है तो किस प्रकार से कितना आवेश होता है, इसे कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किसी तार की एकांक लंबाई पर, किसी तार की एकांक लंबाई पर, जैसे ये तार है, इस पे वितरित हुआ है आवेश, ये तार की लंबाई यहां से लेकर यहां तक की मान लेते हैं यल है, क्या है? इतनी लंबाई क्या है? यल है। यदि कहा जा रहा है किसी तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई 1 सेंटीमीटर लंबाई, मान लीजिए यहां से यहां तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लंबाई, इतने में जितने आवेश उपस्थित हैं इनकी मात्रा को और इस लंबाई से भाग दे दिया जाए, यदि इनकी मात्रा को एक लंबाई से, एकांक लंबाई से भाग दिया जाए, या कह सकते हैं इतनी मात्रा में जितने आवेश उपस्थित हैं उसी को कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि कहा किसी तार की
एकांक लंबाई पर उपस्थित, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, यानी कि एकांक लंबाई में कितने आवेश उपस्थित हैं की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए परिभाषा क्या है। किसी तार की एकांक लंबाई, किसी तार की एकांक लंबाई में उपस्थित, लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर Q अपान L, लैम्डा बराबर Q अपान L या Q बराबर लैम्डा L, लैम्डा बराबर Q अपान L या Q बराबर लैम्डा L। ठीक, लैम्डा बराबर Q अपान L या कह सकते हैं Q बराबर लैम्डा L के। तो समझ में आई बात ना, रेखीय आवेश घनत्व। अब मान लेते हैं आवेश वितरण के कारण, यानी कि रेखीय आवेश वितरण तो है, उसके कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। अगर एक कोई तार है उस पर वितरण किया जाए तो रेखीय आवेश वितरण का उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। ये एक तार है, ये इस पे प्लस Q आवेश से वितरित है, इससे r दूरी कहा जा रहा है, इससे r दूरी पर यहाँ पर बिंदु P है, इस पे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पे पूछा जा रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या बताया गया है आपको, आवेश के तार के लंबवत बाहर की ओर होता है। जो तार है आवेशी तार प्लस Q आवेश है उससे किधर हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। अगर यहीं पे अभी निगेटिव होता, आवेश पे निगेटिव, तो ये किधर हो जाता, अंदर की ओर हो जाता, ठीक है, तो बाहर की ओर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी लंबाई, तार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की आपकी L है, यहीं पे एक छोटा सा लघु लंबाई लिया जाए dl हो जाए, इस पर आवेश, इस बिंदु पे आवेश कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा। पूरे पे q अगर वितरित है, पूरे q वितरित, यहाँ कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा। ठीक, तो तार पर एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं, तार पर एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं जिस पर उपस्थित आवेश कितना है, dq है। यहां लिख देंगे तार पर एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं जिस पर आवेश dq है, जिस पर आवेश कितना है, dq है, जिस पर आवेश dq है। यह बिंदुवत आवेश की भांति व्यवहार करेगा, अतः किसका भांति व्यवहार करेगा, यह बिंदुवत आवेश की भांति व्यवहार करेगा। किसके भांति व्यवहार करेगा, बिंदुवत आवेश की भांति ये व्यवहार करता है, अतः केवल अल्पांश व्यवहार करता है, अतः या अल्पा व्यवहार करता है, ठीक है। तो अगर तार से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। E बराबर, DE बराबर कितना हो जाएगा, DE बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी क्यू अपान आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू। डी क्यू क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक बिंदुवत आवेश है, इसके यहाँ पे आवेश कितना है? डी क्यू है। तो डी क्यू अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर है, तो इसलिए हो गया आर स्क्वायर। डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी क्यू अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डी क्यू बराबर आपका होता है, यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे अब लैम्डा आवेश घनत्व, इतने में कितना आवेश घनत्व है? तो आवेश घनत्व, या कह सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर डी क्यू अपान डी एल। डी क्यू अपान डी एल, तो डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? डी क्यू बराबर आप हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। तो इसका मान यहाँ रख लेते हैं, तो आपको डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर, इंटू लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब संपूर्ण तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, संपूर्ण तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इतने का समाकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष? यल के, जो लंबाई आप माने हैं यल, इसके सापेक्ष समाकलन लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर। ये आपको हो जाएगा जी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी किसके? 1D स्थिति में। तो 1D स्थिति में आपने देखा क्या क्या चीज? आपने देखा कि रेखीय आवेश वितरण हो रहा है। रेखीय आवेश वितरण क्या है? यदि आवेश एक रेखा के अंदिश एक समान रूप से वितरित है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। फिर आपने देखा क्या चीज? रेखीय आवेश घनत्व, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया गया, निरूपित किया गया या व्यक्त किया गया। अब इसके कारण से जो रेखीय आवेश घनत्व हो गया लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। फिर आपका हो गया तार, अगर एक आपका है तो अनंत लंबाई का तार है, आवेश वितरण के कारण इसके तार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आर दूरी पर इस तार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तार ले लिया गया, किसकी लंबाई एल है, इस पर क्यू आवेश वितरित है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस पर ज्ञात करनी है। अब आवेश इस पे तार पे प्लस क्यू आवेश वितरित है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बाहर की ओर होगी। एक छोटा सा अल्पांश डीएल लेते हैं जिस पर, अब छोटा सा अल्पांश है इसलिए उस पर आवेश का मान भी कम हो जाएगा, तो इस पे आवेश कितना हो डी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ अल्पांश, तो तार एक अल्पांश डीएल की कल्पना करते हैं जिस पर आवेश डी क्यू है, यह बिंदुवत आवेश की भांति व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? बिंदुवत। अब तार है तो पूरा एक लंबाई थोड़ा सा बांट लिया गया तो एक बिंदुवत आवेश के भांति है व्यवहार करेगा। तार से आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी बराबर, अब छोटा सा तो इसलिए छोटा सा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लगेगा, तो डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपान आर स्क्वायर। तो रेखीय आवेश घनत्व यहां देखा लैम्डा बराबर डी क्यू अपान डी एल हो जाएगा, तो डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल, तो आपको हो जाएगा डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर। तो अब संपूर्ण तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इतने का क्या कर दिएगा? समाकलन। इतने का क्या कर देंगे? समाकलन। लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा? समाकलन कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये तो आपका था 1D स्थिति में। अब 2D स्थिति में देखिए, 2D स्थिति में अब आपका 2D होता क्या चीज है? 2D आपका होता है जिसमें आपका ऐसा कोई वस्तु ऐसी जगह पे रखा हो जहां पे उसका दो भाग मतलब x अक्ष वाला हो, y अक्ष वाला, या y अक्ष वाला हो z अक्ष वाला, या z अक्ष वाला और x अक्ष वाला, दोनों दिखे, दो पार्ट में दिखे, दो भाग में दिखे, यानी कि दिखे तो एक साइड से लेकिन उसके दो भाग दिखे, है ना। एक x अक्ष पे दिखे, एक क्या दिखे? y अक्ष पे। यानी किसी मकान के अगर हम कॉर्नर पे खड़े हो जाते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमको दोनों पता चले, लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चले, तो इस प्रकार के कहा जाता है डायमेंशन को 2 डायमेंशन या पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए अब इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व भी होगा, तो
पृष्ठीय आवेश घनत्व भी होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए कह सकते हैं किसी क्षेत्रफल के एकांक लंबाई में उपस्थित, किसी क्षेत्रफल के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल में उपस्थित, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की एकांक आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। जैसे देखो एक पृष्ठ ये है, अब इस पे ये पृष्ठ है, इस पे प्लस क्यू आवेश इससे वितरित है, ढेर सारे आवेश पे क्या है? ऐसे वितरित है। ये आवेश ऐसे वितरित है इस पे, तो आवेश वितरित है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट ऐसे ले लिया गया, कितना ये? डी। कितना लिया गया? डी है। अब इस पे आवेश कितना हो जाएगा? इस पे आवेश कितना हो जाएगा? यहाँ पे आवेश हो जाएगा ये डी क्यू, पूरा में क्यू आवेश है तो पूरा इसमें कितना हो जाएगा? डी क्यू आवेश हो जाएगा। यहाँ से आर दूरी पे एक बिंदु यहाँ पे पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी होती है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? ज्ञात करनी होती है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए। तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, इसको सिग्मा से प्रकट करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, या क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, दोनों चीज होता है। सिग्मा बराबर क्यू अपान ए या क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए कह सकते हैं। अब इस पे आपका एक छोटा सा और ले लिया गया, क्या चीज? डीए। इस पृष्ठ में एक छोटा सा और डीए ले लिया गया, जिस पर जब डीए लिया गया तो इस पर एक छोटा सा आवेश भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा। इससे आर दूरी पर, इस पृष्ठ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पृष्ठ आवेश के कारण, डी क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी ई बराबर आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी क्यू अपान डी ए, डी क्यू अपान डी ए हो जाएगा। डी क्यू अपान, एक चीज गलत हो रहा, क्या चीज? डी क्यू अपान आर स्क्वायर। डी क्यू अपान कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? आर है। ये दूरी कितनी है? आर है। तो आपको ये डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपान आर स्क्वायर। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इसके लिए, इस पृष्ठ के लिए आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर डी क्यू अपान डी ए, सिग्मा बराबर डी क्यू अपान डी ए। तो डी क्यू बराबर आप हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, इसका मान यहाँ पर रख लेते हैं। तो डी ई बराबर आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा डी ए अपान आर स्क्वायर, डी अपान आर स्क्वायर। अब इस छोटे से पृष्ठ के कारण ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी हुई, तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो बाहर है, इतने का फिर समाकलन कर देंगे किसके सापेक्ष? ए के क्षेत्रफल के, सिग्मा डी ए अपान आर स्क्वायर, इतने फिर से समाकलन कर देंगे। तो जब समाकलन कर देंगे जो आएगा वही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी इसकी। ठीक, ये आपका 2 डायमेंशन में है, 2D किसमें है? 2D में है। अब आपका होता है 3D आयतन वितरण, जिसमें होता है आपका 3D क्या चीज होता है? आयतन वितरण। तो 3D में देखिए क्या स्थित है। 3D अब आपका है गोले के आकार का, गोला है या घन है, 3D उसी में दिखेगा, ठीक ना? तो ये 3D स्थिति में आपको हो जाएगा। इसमें यदि किसी आयतन के, किसी एकांक आयतन में उपस्थित, किसी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, किसी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू क्यू अपान वी, रो इक्वल टू क्यू अपान वी। इसे आपको कहा जाता है क्या चीज? आयतन आवेश घनत्व।
तो आयतन आवेश घनत्व के लिए मान लेते हैं आपका ये गोला है, ये इस पे प्लस क्यू आवेश ऐसे वितरित है अंदर में पूरे, ये प्लस क्यू आवेश वितरित है। इसमें से एक छोटा सा पार्ट यहाँ इतना ले लिया गया, क्या चीज, डीवी, ये आता है इतना छोटा सा ले लिया गया डीवी। तो जब डीवी आता लिया इस पे आवेश भी कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। इससे आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इस पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, बाहर की ओर होगा, प्लस पृष्ठ है तो प्लस आवेश हो रहा है तो इसके बाहर की ओर होगा, इससे भी तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इधर ही बाहर की ओर लगेगा इधर। तो यहाँ आपको हो जाएगा ज्ञात करेंगे डी ई बराबर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसके कारण से डी क्यू आविष्कार बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी क्यू अपान आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपान आर स्क्वायर। तो अब आपका आवेश घनत्व यानी कि आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू डी क्यू अपान डी वी। तो डी क्यू बराबर आपको हो जाएगा रो डी वी, तो यहाँ हो जाएगा डी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू रो डी वी अपान आर स्क्वायर, रो डी वी अपान आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब समाकलन कर देंगे इसका, आयतन के सापेक्ष v के सापेक्ष रो डी वी अपान आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3D स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। 3D स्थिति आपकी होती क्या है, जिसमें आपको कोई वस्तु ऐसा वस्तु रखा गया हो जिसमें एक साइड से देखने पे आपको ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज एक साथ दिखाई दे, तो कहा जाता है 3D। आप जी पबजी की गेम खेलते हैं और सब गेम खेलते हैं पबजी वगैरह, तो ये सब क्या है 3D स्थिति में है। नेट पे आपको बहुत से गेम ऐसे मिलेंगे जो 3D डायमेंशन में मिलेंगे, ठीक है। तो आपका जिसमें आपका ऊंचाई यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखाई देता है एक साथ, तो इसे कहा जाता है क्या जी 3D स्थिति में। अब देखो आपका गॉस के प्रमेय का उपयोग, गॉस के प्रमेय का उपयोग। तो गॉस के प्रमेय का उपयोग करने से पहले हम स्टेप जान लें कैसे कैसे हम करेंगे। गॉस के प्रमेय का उपयोग करने के लिए हम कैसे कैसे क्या क्या चीज पहले करेंगे, गॉस का प्रमेय हमारा सटीक रूप से लागू हो जाएगा या हमारा आंसर जो सवाल लगाना है वो सही रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो गॉस के प्रमेय के लिए उपयोग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गॉस के प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम कुछ चरणों को फॉलो करते हैं। कुछ चरण हैं जो बातें हैं उनका हम उपयोग करते हैं। पहला तो होता है जो दिया गया आवेश वितरण के सापेक्ष, जो आवेश वितरण दिया गया है, जो आवेश वितरण दिया गया है उसके सापेक्ष एक बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किसकी करते हैं, एक बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जिसमें आवेश वितरण के सापेक्ष सममित अवस्था में होना चाहिए। लेकिन आवेश वितरण वहां क्या होना चाहिए, सममित अवस्था में होना चाहिए। हम क्या करते हैं, दिए गए आवेश वितरण के सापेक्ष एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गॉसियन बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बंद पृष्ठ आवेश वितरण के सापेक्ष सममित अवस्था में होना चाहिए। जैसे आपका ये है, अगर ये तार है इसमें आवेश यहाँ पे समान रूप से वितरित है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो इसका उपयोग करने के लिए यहाँ पे आपका एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, ये गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, यह लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ होता है ये। अब इससे आर दूरी पर एक बिंदु यह पी हो जाता है, आर दूरी पर एक बिंदु पी होता है, इसके कारण से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली जाती है। तो सबसे पहले हम वैद्युत ये करेंगे, खींच लेंगे पृष्ठ, इस प्रकार से हो, घन के आकार का हो या गोले के आकार का हो, जैसा वितरण होगा आपका आवेश वितरण जैसा होगा उस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। उस प्रकार से हम इस पे खींच लेंगे, इस पे जैसे आपका ये क्यू आवेश है इस प्रकार से खींच लिया जाएगा। तो दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, पहले तो ये आपको गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे,
दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स के मूल सिद्धांत का उपयोग करके, वैद्युत फ्लक्स के मूल सिद्धांत यानी कि फाई बराबर ई इंटू क्या डी ए। वैद्युत फ्लक्स का मूल सिद्धांत क्या है, फाई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए। समाकलन क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए। अब जो सरफेस होगा, जैसा सरफेस होगा उसके सापेक्ष कर लेंगे हम। एक सरफेस होगा तो एक के सापेक्ष होगा, कई सरफेस होगा कई सापेक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो मूल सिद्धांत का उपयोग करके संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में आपका होगा ये संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने, यानी कि यहाँ से पृष्ठ से निकलने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या चीज, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ ये खींचते हैं। इसके बाद ये सूत्र के सहायता से हम वैद्युत फ्लक्स का, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब फाई का मान जब ज्ञात कर लेते हैं, तीसरे स्टेप में आते हैं। तीसरे स्टेप में है गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की गणना करें तथा गॉसियन का प्रमेय का उपयोग करके वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इसका उपयोग करके और गॉस के थ्योरम का उपयोग करके इसके मान को ज्ञात कर लिया जाता है, फाई का मान। अब जब फाई का मान जब ज्ञात कर लिया जाता है तो गॉस के प्रमेय और जो इसका मान प्राप्त होता है, इससे दोनों की तुलना करके हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाती है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हम ज्ञात कर लेते हैं। इन स्टेपों के द्वारा हम गॉस के प्रमेय का उपयोग करके सरलतापूर्वक किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे अब देखो, अब आपका इसी में पहले एक उपयोग है अनंत लंबाई के तार का पहला उपयोग है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश वितरण के कारण अनंत लंबाई के तार, अनंत लंबाई के तार के रेखीय आवेश वितरण के कारण, अनंत लंबाई के तार के रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अब आपको एक दिया गया है ये तार, फिगर देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा फिगर को। ये आपका अनंत लंबाई का तार दिया गया है, इस पर आवेश वितरित है, इस पे क्या है, आवेश वितरित है। ये अनंत लंबाई का तार है, ठीक। अब कहा जा रहा है जब अनंत लंबाई का तार है, इसे एक समान रूप से आवेश वितरित है, तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा यानी कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। तो आवेशित तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस आवेशित तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ये P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आर त्रिज्या का एक गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। आर त्रिज्या का एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं हम। ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया, इसकी लंबाई कितनी हो गई, यल हो गई। कितनी हो गई, यल लंबाई हो गई। ये आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। सबसे पहला स्टेप हमने आपको जो बताया उपयोग करने वाले में, सबसे पहले क्या बताया गया कि इसमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, आर दूरी पे एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब ये गॉसियन पृष्ठ जब बन गया तो इसमें देखा जा रहा है 3 सरफेस बन रहा है। एक आपका एक सरफेस ये बन रहा है, एक छोटा सा सरफेस ये बन रहा है, एक छोटा सा सरफेस ये बन रहा है। अब आवेश है, ये प्लस क्यों आवेश है, इस पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर वितरित होगा, ये बाहर की ओर होगा। वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे भी बाहर की ओर होगा, यहाँ पर भी इधर बाहर की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर भी ऐसे बाहर की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र, ये बाहर की ओर होगा, इससे दूर। अब ये क्षेत्रफल और डीए है,
इससे भी यहाँ पे एक पृष्ठ 3 सरफेस हुआ था, यहाँ पे ये सरफेस आपका है S1, ये आपका है S2 और ये आपका सरफेस है S3। ये सरफेस है S3, 3 सरफेस है, तीनों पे एक छोटा छोटा अवयव ये DA है, ये भी इसका एक क्षेत्रफल अवयव क्या है, छोटा सा DA है। तो अब इस पे आपको देखा जाए तो इस पे जब DA से इसका क्षेत्रफल अवयव जो होगा ये बाहर के ऊपर की ओर होगा, DA बाहर की ओर, यहाँ पे जो होगा क्षेत्रफल अवयव ये बाहर की ओर, ये भी DA होगा इधर, और यहाँ पे जो अवयव होगा ये इधर की दिशा में होगा, DA बाहर की ओर, ये भी होगा। लंबवत होता है ना क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्रफल अवयव के क्या होता है, लंबवत होता है, इसलिए ये सब बाहर हो गए। तो यहाँ पे कोण देख लिया जाए, यहाँ दोनों एक ही दिशा में हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ दोनों एक दूसरे के लंबवत हो रहे हैं, इसलिए यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। यहाँ भी दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, इसलिए यहाँ भी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। ठीक, अब जब इस पे इतना हो गया तो अब इस पे देखिए भाषा क्या लिखेंगे हम, चित्र तो बन जाएगा ना, समझ में आ गया चित्र ना। तो भाषा क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा एक अनंत, तो भाषा यहां पे आपको हो जाएगा एक अनंत लंबाई के तार को, एक अनंत लंबाई का तार लेंगे हम, एक अनंत लंबाई के तार पर एक समान रूप से आवेशित किया गया है, जो एक समान रूप से आवेशित किया गया है। तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। मात्रा कहें चाहे अथवा कहें उसको, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। ठीक, जब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तो तार से r दूरी पर, कितने दूरी पे, तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलन की लंबाई L तथा त्रिज्या R है। जो बेलन बन रहा है उसकी लंबाई, ये बेलन का आकार बना है ना, तो बेलन की लंबाई आपके कह रहा है L है और त्रिज्या कितनी हो रही है, R हो रही है, त्रिज्या R है। तो गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो गॉसियन पृष्ठ से निर्गत, गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर परिबद्ध समाकलन, फाई क्योंकि बंद पृष्ठ है ये, तो बंद पृष्ठ है तो गॉसियन ये यस ई इंटू डी ए, परिबद्ध समाकलन ई इंटू डी ए। लेकिन अब इस सरफेस में देखा जाए तो इसमें जो हो रहा है बंद पृष्ठ के अंदर 3 आपका सरफेस बन रहा है, एक S1, एक S2, एक S3। तो अब इन तीनों से पहले हम निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लें। अब इन तीनों में एक छोटा सा अवयव ले लिए, DA ले लिए, यहाँ पे एक छोटा सा DA, यहाँ पे एक छोटा सा DA यहाँ पे ले लिए। अब जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E और DA क्षेत्रफल वेक्टर DA के बीच 90 अंश का कोण बना है, लंबवत हो रहा है, यहाँ पर भी लंबवत हो रहा है, लेकिन यहाँ दोनों एक ही दिशा में हो रहे हैं, यहाँ इसलिए यहाँ कोण थीटा है, यहाँ 90 अंश, थीटा का मान कितना हो, 0 हो रहा है, यहाँ दोनों पे थीटा का मान कितना हो, 90 अंश हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर लिख सकते हैं, फाई ई बराबर परिबद्ध समाकलन S1, परिबद्ध समाकलन S1, ये समान आपको हो जाएगा E इंटू डी धन परिबद्ध समाकलन S2 E इंटू डी धन परिबद्ध समाकलन S3 E इंटू डी। तो इसको और भी लिख सकते हैं क्या चीज, परिबद्ध समाकलन S1 E डी ए कास 90, सीधे डायरेक्ट मान रख रहे हैं, थीटा का मान यहाँ पर रख रहे हैं ना, तो यहाँ कास 90 या एक लाइन और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0 थीटा प्लस सरफेस E S2 E डी ए कास थीटा प्लस सरफेस आप S3 E डी ए कास थीटा। अब थीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो आपका सरफेस रहेगा यहाँ पे S1 E डी ए कास 90 पहले के लिए है, तो प्लस आपको दूसरे के लिए हो जाएगा यहाँ पे S2 E डी ए कास 0 प्लस सरफेस S3 E डी ए
cos 90, यहाँ पे cos 90 हो रहा है ये सब, तो cos 90 जहाँ जहाँ पे, चाहे यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90, ये दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो आपका बचेगा क्या चीज़, फाई ई बराबर आपको हो जाएगा, फाई ई बराबर आपको बचेगा क्या ली, सरफेस S2 E इंटू डी, क्योंकि इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा 0, तो खाली ये cos 0 का मान होता है 1, तो यही इतना बचेगा खाली, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको लिख नहीं रहे हैं। फाई ई बराबर S2 E इंटू डी हो जाएगा, कितना बन जाएगा, E इंटू डी। अब जब E इंटू डी हो जाएगा और गॉस के परमेश E इंटू डी, यहाँ पे E इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका E बराबर आपको हो जाएगा, यहाँ पे समाकलन निकालेंगे आगे, तो आगे को देखिए हम निकालने के लिए ऊपर का कुछ चीज मिटा दे रहे हैं, हम ये मिटा दे रहे हैं आपका, यहां आपको हो जाएगा फाई बराबर, ये तो कांस्टेंट सबके लिए समान है इसलिए बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, यहाँ परिवर्त समाकलन S2, तो यह हो जाएगा क्या चीज, डी, तो इसका मान आप हो जाएगा E। अब यहाँ पे ये देखिए S2 ये है, वक्रपृष्ठ हो रहा है, वक्रपृष्ठ होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर यल, 2 पाई आर एच होता है, तो यहाँ एच के स्थान कितना यल है, तो 2 पाई आर यल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर यल, ये आपको हो गया फाई बराबर, फाई बराबर E इंटू 2 पाई आर यल, ये बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरा हो जाएगा गॉस के परमे से फाई बराबर आपको होता है Q अपान एप्सिलॉन 0, Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है, तो Q बराबर आपका, Q बराबर आपको होता है लैम्डा इंटू यल, लैम्डा रेखीय आवेश क्या है, घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व Q बराबर, तो यहां पर रख देंगे फाई बराबर आपको हो जाएगा लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन 0, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, देखिए अब नीचे का और मिटा दे रहे हैं इसे, तुलना कर रहे थे, इसका समीकरण 1 बना है, ये समीकरण 2 बना है, इससे तुलना करें, क्योंकि फाई यहाँ पे, फाई यहाँ पे है, एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए E इंटू 2 पाई आर यल इक्वल टू लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन 0, तो E इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E इक्वल टू 1 अपान 2 पाई आर यल इंटू लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन 0, तो यल से यल कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आपको हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपान आर, तो E बराबर 2 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो आपको हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपान आर, ये आपका हो जाएगा जी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। अगर इसका सदिश रूप देखा जाए, सदिश रूप तो E बराबर आपको हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपान आर इंटू एन कैप, ये सदिश रूप हो जाएगा, ये सदिश रूप हो जाएगा, ठीक। और इसमें देखो, इसी में एक ग्राफ भी होता है, खींचा जाता है, किसके बीच में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और आर के बीच में, और एक बार लैम्डा के बीच में, आपका ये हो जाएगा ये। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके देख रहे हैं क्या चीज है, E यहां से देख रहे हैं यहीं पे कि E और ये 1 अपान आर, ये क्या बन रहा है क्या चीज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लैम्डा इंटू 1 अपान आर, तो ये और ये देख रहे हैं क्या, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो रहे हैं ना, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे ये आपका घटता हुआ ऐसे, तो ये आपको हो जाएगा E व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान आर के, ठीक। इधर आपका हो जाएगा ये आर दिखाया जाएगा और इधर आपका हो जाएगा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और एक और हो जाएगा जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और लैम्डा, इधर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E, इसमें जो हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे E और ये लैम्डा दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती, यानी कि लैम्डा का मान बढ़ेगा तो E का मान भी बढ़ेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है, ये अनुक्रमानुपाती लैम्डा के, ठीक। तो ये आपका था क्या चीज,
एक तार आने लंबाई के तार रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक, तो ऐसे और उपयोग हैं, उसको हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अब तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।